हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। पॉलिटी की इस क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में डिस्कस किया था, तो उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बारे में। आपको बता दें कि यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक के मैंने 3 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं और पिछला 3 वीडियो नहीं देखते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपका जो यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, आधा अधूरा रह जाएगा। तो ऐसा ना करिए, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। उसके बाद आप जो 3 वीडियोस मैंने अपलोड किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसको भी आप जरूर देखिए, ताकि जो आपका ये जो राष्ट्रपति का जो क्लास है वो पूरी तरफ से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आप इस क्लास का नोट्स जरूर बनाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं ऐसे विधेयक जिनको संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती है। ठीक है, आपको हम बता दें कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको आगे कंटिन्यू समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए ऐसे विधेयक बिल जिनको संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती है। विधेयक को हम अंग्रेजी में बोलते हैं बिल। ठीक है, आपको हमेशा पता होना चाहिए विधेयक को क्या बोलते हैं, बिल। पहला देखते हैं धन विधेयक। हेडिंग डाल लीजिए धन विधेयक, जिसका वर्णन आर्टिकल 110 में दिया गया है। यह लोकसभा में पेश किया जाता है, यानी जो धन विधेयक होता है यह केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है और इसका संबंध आर्टिकल 110 से है। इसको आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 3 देखते हैं। आर्टिकल 3 क्या कह रहा है? राज्य की स्थापना, सीमा में कमी, वृद्धि, नाम में परिवर्तन करने के लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि हम किसी राज्य की स्थापना करते हैं या उसके सीमा में कमी या वृद्धि करते हैं और राज्य के नाम में हम परिवर्तन करते हैं, तो हमें क्या राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ती है, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? फिर से हम आपको समझा देते हैं। आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 का संबंध है धन विधेयक से, और धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात ध्यान रखना है। और आर्टिकल 3 क्या कह रहा है? आर्टिकल 3 ये कह रहा है कि राज्य की स्थापना, ठीक है, किसी राज्य की हम स्थापना करते हैं या उसके सीमा में हम कमी करते हैं या वृद्धि करते हैं या उसके नाम में हम परिवर्तन करते हैं, तो हमें राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तभी हम कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 266 यह कह रहा है संचित निधि। मैंने केवल संचित निधि लिख दिया है, मैं इसको आपको पूरा समझा देता हूँ। ठीक है, संचित निधि क्या होता है? तो संचित निधि ये होता है कि सरकार को मिलने वाले सभी राजस्वों जैसे सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, यह सभी सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है, वे सभी क्या संचित निधि में जमा कर दिए जाते हैं। ठीक है, यानी कुल मिलाकर हम ये कहें कि भारत की संचित निधि में से व्यय करने से संबंधित विधेयक का संबंध किससे है? आर्टिकल 266 से। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, सरकार को मिलने वाले सभी राजस्वों जैसे सीमा शुल्क, ठीक है, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, आयकर, सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की वसूली से जो धन प्राप्त होता है, ठीक है, जो धन प्राप्त होता है, वे सभी संचित निधि में जमा कर दिए जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारत की संचित निधि में से व्यय करने से संबंधित विधेयक का संबंध किससे है? तो आपका आर्टिकल 266 से। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 क्या कह रहा है? अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी होता है। अब ये अध्यादेश क्या होता है, तो हम इसको भी देख लेते हैं कि जब संसद के दोनों सदन अधिवेशन न चल रहे हों, तो ऐसी स्थिति में क्या राष्ट्रपति को लगता है कि हमें कानून बनाना चाहिए, तो उस पर क्या होता है? उस पर एक अध्यादेश जारी हो जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, इसका मतलब ये है। फिर से हम आपको बताते हैं। आर्टिकल 123, अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी होता है। मतलब ये है कि जब संसद के दोनों सदन अधिवेशन नहीं चलता है, तो ऐसी स्थिति में यदि राष्ट्रपति को लगता है कि हमें कानून बनाना चाहिए, तो उस पर क्या करते हैं? राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। चलिए राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां अब हम देख लेते हैं। आर्टिकल 50, इसमें कहा जा रहा है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। ठीक है, आर्टिकल 50 में कहा जा रहा है। यह टॉपिक लंबा है, इसीलिए 3 से 4 वीडियोज़ में आपका जो ये टॉपिक है कवर कराया जा रहा है। आज इस टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे और कल हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो इस वीडियो का आप नोट्स जरूर बनाएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं।
आर्टिकल 72 ये क्या कह रहा है, क्षमादान की शक्तियाँ। आर्टिकल 72 का संबंध क्षमादान की शक्तियाँ से है। अब आपको इसको भी हम समझा देते हैं कि यदि राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं, ये आर्टिकल 72 कह रहा है। ठीक है, क्षमादान की शक्तियाँ आपको समझ में आ गया। राष्ट्रपति किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकते हैं। चाहे तो आप लिख लीजिए, यदि भूल जाएंगे क्या है ये क्षमादान की शक्तियाँ, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए आगे। राष्ट्रपति क्या करता है, किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्या करता है, दंड क्षमा कर सकता है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 143 ये क्या है, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार दिया गया है, ये आर्टिकल 143 में कहा गया है। आर्टिकल 124 देखते हैं के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा आर्टिकल 217 के अनुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ठीक है, ये दोनों आर्टिकल देख लीजिए। आर्टिकल 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा आर्टिकल 217 के अनुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौन करता है नियुक्ति, तो वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्तियाँ। अब हम देख लेते हैं वीटो शक्तियाँ। वीटो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है रोकना। ठीक है, वीटो लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्टतः वीटो शक्ति प्रदान नहीं की गई है, किंतु संवैधानिक परंपरा के रूप में राष्ट्रपति को अधोलिखित 3 प्रकार की वीटो शक्तियां प्राप्त हैं। मैं आपको बता दूं कि यह जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट कराया जाएगा और पूरे डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए इस वीडियो का आप नोट्स जरूर बनाएं ताकि आपको दोबारा किताब उठाने की आवश्यकता ना पड़े। आप अपने नोट्स से ही पढ़कर रिवीजन करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको बता दिया कि राष्ट्रपति को कितनी वीटो प्राप्त हैं, तो 3 वीटो प्राप्त हैं। वो कौन से 3 वीटो हैं उसको हम देख लेते हैं। 3 वीटो आपके ये हो जाएंगे, पहला आत्यांतिक वीटो, दूसरा हो जाएगा निलंबनकारी वीटो। तो पहले आत्यांतिक वीटो के बारे में पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखता है, ये आत्यांतिक वीटो में कहा जा रहा है। ठीक है, राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक यानी बिल पर अपनी राय सुरक्षित रखता है। दूसरा कह रहा है निलंबनकारी वीटो। इस वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेजा जा सकता है। यानी राष्ट्रपति को यदि कोई विधेयक भेजा जाता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसे संसद में भेज देता है पुनर्विचार करने के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। निलंबनकारी वीटो क्या कह रहा है, यदि राष्ट्रपति को कोई विधेयक भेजा जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसको संसद में भेज देता है पुनर्विचार करने के लिए। ये निलंबनकारी वीटो में कहा जा रहा है। और आत्यांतिक वीटो में क्या कहा जा रहा है, तो इसमें कहा जा रहा है राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखता है। आगे देखते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। संविधान संशोधन अथवा धन विधेयक को छोड़कर, मैंने अभी क्या बताया निलंबनकारी वीटो में आपको, मैंने ये बताया कि राष्ट्रपति को यदि कोई विधेयक भेजा जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, उससे संसद में पुनर्विचार करने के लिए भेज देता है। लेकिन नोट में मैंने अब ये आपको बताया कि संविधान संशोधन अथवा धन विधेयक को छोड़कर भेजता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। यानी निलंबनकारी वीटो में हमने ये पढ़ा कि राष्ट्रपति को यदि कोई विधेयक भेजा जाता है तो उसे क्या करते हैं, वो संसद में पुनर्विचार हेतु वापस भेज देते हैं, लेकिन संविधान संशोधन अथवा धन विधेयक को छोड़कर ही भेजते हैं। ठीक है, चलिए इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य देशों में भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। यदि संसद विधेयक पर पुनर्विचार करने के बाद संशोधन करके अथवा बिना संशोधन किए राष्ट्रपति के पास पुनः भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर सहमति देने के लिए बाध्य होता है। मतलब ये है कि जैसे कि निलंबनकारी वीटो में हमने अभी पढ़ा कि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक भेजा जाता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसे संसद में पुनर्विचार के लिए भेज देते हैं। लेकिन संसद क्या करता है, संसद उस पर पुनर्विचार करने के बाद संशोधन करके अथवा बिना संशोधन किए राष्ट्रपति के पास यदि दोबारा भेज देता है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हो ही जाते हैं। यानी उन्हें अपना मतलब जो सहमति है वो देना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। आपको फिर से बता देते हैं, चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं निलंबनकारी वीटो। इस वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकता है। यानी राष्ट्रपति को यदि कोई विधेयक भेजा जाता है तो वो विधेयक उठा के संसद में दे देते हैं पुनर्विचार करने के लिए। लेकिन क्या करते हैं,
संविधान संशोधन अथवा धन विधेयक को छोड़कर, ठीक है। फिर क्या होता है, संसद विधेयक पर पुनर्विचार करने के बाद संशोधन करके अथवा बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास यदि दोबारा भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, राष्ट्रपति धन विधेयकों के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं करता है, ये भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए। राष्ट्रपति क्या करता है, धन विधेयक के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं करता है। तीसरा वीटो देख लेते हैं, जेबी वीटो, जिसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं, ठीक है। इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 ईस्वी में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में किया था। हमने आपको तीनों वीटो करा दिया। पहला क्या बताया, आत्यांतिक वीटो, जिसमें राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखता है। दूसरा मैंने बताया निलंबनकारी वीटो, उसमें मैंने आपको ये बताया कि राष्ट्रपति के पास यदि कोई विधेयक भेजा जाता है तो उसे वह संसद में पुनर्विचार के लिए भेजते हैं और संसद क्या करती है, उस पर पुनर्विचार करने के बाद उनके पास दोबारा भेजती है तो वो अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं। तीसरा मैंने ये बताया जेबी वीटो, जिसमें मैंने ये बताया कि इस शक्ति का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 ईस्वी में भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में किया था। ये जो तीनों वीटो है मैंने कवर करा दिया। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 53(2), इसमें कहा जा रहा है राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां के बारे में। आर्टिकल 53(2) में कहा जा रहा है भारत का राष्ट्रपति रक्षा बलों, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। ध्यान से सुनिए, भारत का राष्ट्रपति रक्षा बलों यानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसमें यह कहा जा रहा है वह तीनों सेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। चलिए, उसे किसी देश के साथ युद्ध घोषित करने तथा शांति स्थापित करने की शक्ति दी गई है, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग वह नहीं कर सकते हैं बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना, ठीक है। यानी मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना ही वह सलाह के बिना प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नोट मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, आप भी लिख लीजिए। भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो टॉपिक है वह कंप्लीट हो गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बचे हुए हैं, उसको भी आप कवर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कल प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो उसको भी हमें छोड़ना नहीं है। आज ही उसको भी कवर कर लेते हैं ताकि कल हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो आप सभी को पता ही होगा, राजेंद्र प्रसाद। लगातार 2 बार बनने वाले भी प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, प्रथम दलित राष्ट्रपति KR नारायण और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जहाँ भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम पे स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो वहाँ पे आप वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति की बात हो रही है तो यहाँ पे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति VV गिरी और प्रथम निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति N संजीव रेड्डी, जो सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति वो आपके हो जाएंगे S राधाकृष्णन। प्रथम राष्ट्रपति पद पर मृत्यु डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी प्रथम राष्ट्रपति कौन है जिनकी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। और प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वो आपके हो जाएंगे VV गिरी और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति M हिदायतुल्लाह, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यह जो टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में आया होगा थोड़ा बहुत भी, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने इस दोस्तों में शेयर करिए। जहाँ भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, जहाँ भी आपके दोस्त बैठकर इकट्ठे पढ़ रहे हो, वहाँ पे इस वीडियो को बारे में ज़रूर बताएं, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है। हमने आपको जो समझाया समझ में आया कि नहीं आया, आपके कोई डाउट्स बच गए हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर किया करें, ताकि हम आपको आपका आंसर का जवाब दे सकें। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, या अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करके उनसे बोला करिए कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और अच्छा कंटेंट बना रहे हैं तब ऐसा कहिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।